Good morning students. Today we are going to start the second part of the immunity. Immunity का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में. आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ना. जिन्होंने नहीं देखा है वो आप फर्स्ट विजिट कीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर पे आइए. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग होता है कि अपन को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में हमारे पास जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये भी आपकी दो टाइप से हो सकती है ना. फर्स्ट आपकी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको अपन CMI के नाम से भी जानते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी है. ठीक है, आपकी ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, 1 मिनट, आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी बी लिम्फोसाइट होती है. यानी बी लिम्फोसाइट के थ्रू ही ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसमें बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन IG. ठीक है ना, ये डेवलप करती है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है. तो जहाँ भी हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें इसका मीनिंग वो टी लिम्फोसाइट से डेवलप हो रही है. हम जहाँ भी ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें आप समझ लीजिए वो बी लिम्फोसाइट की बात कर रहा है. इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, यानी आपका जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर ये क्या होती है, एंटीबॉडीज डाली जाती हैं. इस वजह से और उसके बाद में अपन को इम्यूनिटी मिलती है. इसी वजह से हम इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. ह्यूमर का मतलब फ्लूइड से रिलेटेड है, यानी आपका ब्लड है, आपका लिम्फ है, ये फ्लूइड होते हैं, है ना. तो इसी वजह से हम इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसका मतलब ये है कि इसमें एक सेल है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है. बात यहाँ तक समझ में आ गई. ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसमें बात करें कि ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक होती है. ठीक है, कैसे होती है उसको अपन एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखिए क्या कह रहा है फ्लो चार्ट. ब्लड वेसल्स के अंदर आपके मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, और आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं. न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस उस पैथोजन को किल करने का काम करते हैं, लेकिन नहीं होता है. यानी वहाँ तक हमने पढ़ा कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, ब्लड से निकल करके आपके टिश्यू तक पहुंचने लग जाता है, आपकी सेल्स को डैमेज करने लग जाता है वही पैथोजन आपका. तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एक सेल्स आती है जिसको हम प्रेजेंटर सेल के नाम से जानते हैं. प्रेजेंटर सेल, इसका दूसरा नाम डेंड्राइटिक सेल्स भी है. इसका प्रोसेस समझने के लिए आपको ये दिमाग लगाना जरूरी पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो एक क्या होती है कि मैक्रोफेजेस है, उसके पास एक सेल्स आती है जिसको अपन क्या नाम दिया, प्रेजेंटर सेल्स होती है. नाम से पता चलता है कि ये प्रेजेंट करेगी अपने आप को. तो जो भी आपका पैथोजन है, मान लीजिए ये आपका पैथोजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस पैथोजन को खाएगी, है ना, फेगोसाइट करेगी. कौन है ये, प्रेजेंटर सेल्स होती है. और क्या करेगी, अपनी सरफेस के ऊपर इसके पार्ट को लगा लेगी, है ना. जैसे झंडा नहीं लेते अपन, झंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो दूर से लोगों को पता लग जाता है कि इसके हाथ में झंडा है, ये इंडिया का है कि पाकिस्तान का है कि चाइना का है कि बर्मा का है. तो इसने प्रेजेंटर सेल ने क्या किया, अपनी बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या किया, ये सब लगा लिए. क्या है, ये क्या लगाया है, बैक्टीरिया का पोर्शंस लगाया है इसने. ठीक है, बैक्टीरिया का पोर्शंस लगा लिया. अब ये लगाने के बाद में क्या करेगी ये मूव करेगी, है ना. ये मूव करके कहाँ जाएगी, लिम्फ नोड के अंदर जाएगी, लिम्फ नोड के अंदर. अब लिम्फ नोड क्या है बेटा, ये हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे हम आपको, उस समय हम आपको बताएंगे. अभी आप इतना ध्यान रखें कि लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपकी बी लिम्फोसाइट
और टी लिम्फोसाइट्स मिलती हैं, है ना। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पड़ी रहती है और ये यहाँ पर आती है इन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के सामने आकर के ये कहती है, एक कहानी के रूप में अपन बना रहे हैं, कहती कोई फोन थोड़ी करती है, बताती नहीं है, सिग्नल्स देती है। तो ये कहती है टी लिम्फोसाइट को कि आप में से आपके टी लिम्फोसाइट भी बहुत सारी होती है, नंबर्स में होती है, सबके लिए स्पेसिफिक होती है। तो ये कहती है कि आपके पास ऐसी कोई टी लिम्फोसाइट है जिसके पास इनका रिसेप्टर हो, यानी इस पैथोजन को कोई है आप में से कोई बंदा जो किल कर सकता हो। तो टी लिम्फोसाइट्स बहुत होती हैं, उनमें से एक लिम्फोसाइट्स होती है, वो कहती है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर टू किलिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन। मैं क्या करूँगा कि इस पैथोजन को किल करने का काम करूँगा। चलो ठीक है फिर, तो टी लिम्फोसाइट यहाँ से एक्टिव हो गई, ये टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक है, ये है ना, ये स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट है। बोले मैं तैयार हूँ इसके लिए, बोले तैयार है तो चलो हमारे साथ चलो। उसके बाद क्या है, अब टी लिम्फोसाइट अपन को पता है जब टी लिम्फोसाइट तैयार हो जाती है तो उसको लड़ना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, उस पैथोजन के अगेंस्ट में। तो वो क्या करती है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेती है, बहुत सारी कॉपी बना लेती है। लड़ने के लिए आर्मी तो बनानी पड़ेगी अपन को। तो उसके पास टीसी सेल भी है, उसके पास टी हेल्पर सेल है, उसके पास टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी हैं उसके पास, और उसके पास एक मेमोरी सेल भी जनरेट हो जाती है भाई। अब बता देते हैं हम मेमोरी सेल के बारे में। टी हेल्पर सेल होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, एक मेमोरी सेल्स होती है। मेमोरी सेल्स होती है वो लड़ाई में पार्टिसिपेशन नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है, मेमोरी रखती है, यादाश्त रखती है, और नाम से पता चलता है मेमोरी सेल है। इसको पता है कि इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि आता है तो हम जल्दी ही बता देंगे अपनी बॉडी को कि इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं जानती हूँ, और हमारी जो सेल्स है ना वो क्या करती है, इसको मारने का काम करती है, यादाश्त बनाने के रखने का काम कर रही है। बस इतना सा ही इसका रोल है। अब टी हेल्पर सेल्स है, वो क्या करेगी भाई, टी हेल्पर सेल्स है वो हेल्प करेगी किसको, बी लिम्फोसाइट को। ये बी लिम्फोसाइट को बोलेगी कि आप एक्टिवेट हो और क्या बनाओ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो। पढ़ाना अपने पीछे, टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी का इसने प्रोडक्शन कर दिया तो बी लिम्फोसाइट ना वापस एक मिनट, बी लिम्फोसाइट है ये भी दो टाइप की सेल बनाती हैं, एक मिनट बता देते हैं आपको। एक होती है आपकी प्लाज्मा सेल, एक होती है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल उसमें भी बनी थी, मेमोरी सेल इसमें भी बनेगी। ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आप पूरा डिटेल ही पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए क्या बताया मैंने, वापस सुन लीजिए। ये प्रेजेंटर सेल्स है, ठीक है, ब्लड के अंदर है, ठीक है, वो मूव करके कहाँ आती है, लिम्फ नोड के अंदर आती है, जहाँ पे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट पड़ी रहती है। टी लिम्फोसाइट से ये संवाद करती है, बातचीत करती है, कम्युनिकेशंस करती है, और पूछती है कि आप में से कोई इसके लिए रेडी है जो इसको किल कर सकती है। तो एक लिम्फोसाइट जो स्पेसिफिक होती है टी लिम्फोसाइट वो तैयार हो जाती है। सॉरी, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल है, मेमोरी सेल्स होती हैं। टी हेल्पर सेल्स होती है वो बी लिम्फोसाइट को सिग्नल दे करके एक्टिवेट करती है कि चल जाग मुसाफिर उठ, बड़ी भोर भई, जो अंधियारा छाया है उसको मिटाना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन आया है उसको मारना है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, एक मेमोरी सेल बनाएगी जैसा उसने बनाया था, और एक प्लाज्मा सेल बनाएगी, और इसकी ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। समझ में आ गई। अब ये एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन किया है ये ब्लड के अंदर मिक्स होकर के, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ जाएगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पे वो पैथोजन पड़े हुए अपने नंबर्स मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, वो वहाँ पे जाएगा। और आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो कुछ यूँ होती है वाई शेप, ये क्या करेगी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपका वो पैथोजन जिसको अपन एंटीजन कह रहे हैं, ये आपका एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का इंटरेक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। समझ में आया बात, पकड़ लिया इसने इस एंटीजन को। अब एंटीजन को एंटीबॉडी ने पकड़ लिया है, तब आपकी जो मैक्रोफेज है ना ये वापस आएगी, अब काम करेगी, क्योंकि उस समय मैक्रोफेज के बस की बात नहीं थी, मैक्रोफेज उसको नहीं मार रही थी।
लेकिन जब एंटीबॉडी ने उसको कैप्चर कर लिया तो आपकी मैक्रोफेज आएगी और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, न्यूट्रलाइजेशन। तो 3 स्टेप में इस एंटीजन का काम तमाम होता है। सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, पकड़ लेती है उसको, मैक्रोफेज आकर के कच 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 खाने लगती है, उसका कहानी खत्म कर देती है। आपका एंटीजन, आपका बैक्टीरिया, आपका वायरस खत्म हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये तो बात हुई टी हेल्पर सेल की। ये तो बात किसकी हुई, टी हेल्पर सेल की बात हुई। यदि टी सी सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली किल कर देती है उस एंटीजन को, यानी उसको फेगोसाइटाइज कर देती है, फेगोसाइट कर देती है। इसी वजह से इसको फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। टीसी सेल ने उस एंटीजन को किल किया, इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको अपन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और टी हेल्पर सेल ने बी लिम्फोसाइट की हेल्प करके एंटीबॉडी को ये मारने का ये जो काम किया है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने के बाद में वो ब्लड के साथ में मिलकर के सर्कुलेट करता हुआ आपकी जो साइट ऑफ इन्फेक्शंस होता है वहाँ पे जाता है और उस एंटीजन को किल करने का, मारने का काम करता है। बात समझ में आ गई? पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया? थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो फटाफट बोलो। समझ में आ गया पूरा फ्लो चार्ट? ठीक है, वापस रिपीट करने की जरूरत है, एक बार फटाफट मैं कर देता हूँ, सुन लीजिए। मैक्रोफेज से काम नहीं हुआ तो प्रेजेंटर सेल आई, उसने उसको फेगोसाइट किया, उसको किल किया और अपने चारों तरफ फ्लैग जैसे झंडे लगा लिए और मूव करती करती कहाँ चली गई, लिम्फ नोड के पास जाएगी जहाँ पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है। पूछा भाई तुम में से है कोई मर्दानगी जिन आपके अंदर जो आप इस पैथोजन को किल कर सकते हैं? बोले किस टाइप का पैथोजन है बताओ तो सही। बोले मैं साथ लेकर के आया हूँ, अपनी सरफेस के ऊपर चेक कर लो अपने अपने रिसेप्टर लगा करके। तो जो स्पेसिफिक टी सेल्स होती है वो रेडी हो जाती है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाती हैं। उनमें टी हेल्पर सेल, टी सी सेल और मेमोरी सेल्स होती है। मेमोरी सेल का काम सिर्फ याद करना होता है। टी सी सेल डायरेक्टली उसको मार देती है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, नहीं तो टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करती है, ये मेमोरी सेल और प्लाज्मा बनाती है। प्लाज्मा सेल्स होती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी ब्लड में से मिक्स होकर के साइट ऑफ इन्फेक्शन तक जाती है। साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाने के बाद 3 स्टेप के अंदर उसका न्यूट्रलाइजेशन करती है, उसको मारने का काम करती है। पहली स्टेप में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैक्रोफेज आएगी, उसको कुछ किल करने का काम करेगी। और थर्ड स्टेप में न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको मार देगी। ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कैसे होता है ये सब हमने पढ़ लिया है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो आप, मेन काम अपनी जो WBC है उसके अंदर कौन कौन कर रही है? एक तो आपकी टी हेल्पर सेल कर रही है, पहली बात, क्योंकि टी हेल्पर सेल है बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट आलसी है, पड़ी रहती है हमेशा, जब तक कि उसको जगाया नहीं जाता तब तक कि ये काम नहीं करता। आलसी शेर सुना है ना आपने, बड़ा आलसी होता है। तो जब ये टी हेल्पर सेल इसको एक्टिवेट नहीं करती, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता है, तो टी हेल्पर सेल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, मान लीजिए बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर भी दिया तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हो गया, लेकिन आपको मैक्रोफेज की अभी भी रिक्वायरमेंट है। मैक्रोफेज बड़ी सेल्स होती है, अपनी बड़े बड़े जो माइक्रोपैथोजेंस होते हैं उसको एनगल्फ करके उसको मार देती है। तो मैक्रोफेज भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब देखो आपका जो एड्स होता है ना, एड्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम ही तो वीक कर देती है। अब इम्यून सिस्टम वीक कैसे कर देती है कि ये टी हेल्पर सेल और आपकी जो मैक्रोफेजेज होती है ना, इसके नंबर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर कम हो जाते हैं। HIV जो क्या करती है, हेल्पर टी सेल को और मैक्रोफेजेज को ही ख़त्म कर देती है। अब टी हेल्पर सेल ही ख़त्म होगी, मैक्रोफेज ही ख़त्म होगी, तो कौन इन्फेक्शन को रोकेगा भाई? न तो इन्नेट रुकने वाला है, नहीं एक्वायर्ड रुकने वाला है। लगातार इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन होते जाएंगे और वो अल्टीमेटली मरता जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो समझ में आई है? तो इनके ऊपर टी हेल्पर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको अपन CD4 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? CD4 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, एड्स वाले केस में अपन पढ़ेंगे, उस समय बता देंगे हम आपको, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ उसको ख़त्म करने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स की। इम्यून रेस्पॉन्स यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है ये रेस्पॉन्स देता है। तो 2 टाइप के रेस्पॉन्स देता है, यानी एक तो पहले रेस्पॉन्स दे और एक बाद में रेस्पॉन्स दे। मतलब क्या हुआ भाई, समझ लीजिए।
एक होता है आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स, दूसरा है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है, उसको मारने का काम करता है। तो इस प्रोसेस में नया नया आया है ना, फर्स्ट टाइम आया, नया नया आया, तो सेल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जो प्रोसेस पड़ा है ना अपना पूरा प्रोसेस करना पड़ता है ना, और वहाँ पे मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या लगता है भाई, टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, प्रभाव जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक पड़ता है। समझ में आई है कि मेरी बात, इसका जो इफ़ेक्ट है वो लंबे समय तक पड़ता है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन मैं ये भी बात करूँ अब, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्स जब होता है उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपकी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाती है, मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाती है ना, इसके अंदर हमने पढ़ा था मेमोरी सेल, आपकी बी सेल की भी और टी सेल की भी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब उसी पैथोजन का मान लीजिए इसके अंदर क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बनी हुई है पहले से ही, मेमोरी सेल्स है, एंटीबॉडी भी बनी हुई है। अब जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर होता है, सेकेंड एक्सपोजर आता है या दोबारा इन्फेक्शन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, तो अपने पास मेमोरी सेल्स बनी हुई हैं पहले ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, तो क्या करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करती है, ये तो वही है भाई 2-4 दिन 5 दिन पहले आया था, अपने पास एंटीबॉडी बनी हुई है, फटाफट लगाओ मारो, तुरंत काम हो जाता है और उसका इन्फेक्शन नहीं होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो सेकेंडरी जो रेस्पॉन्स होता है ये फास्ट होता है ना। इसको एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स? एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स आपका सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये जो बड़ा फास्ट होता है, समझ में आएगा, क्विक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। इसको आप सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। मान लीजिए एक आदमी है, अननोन आदमी है, ठीक है, और अपने साथ लड़ाई होती है उसकी, ठीक है, तो हम जब लड़ाई करते हैं तो उस समय कौन जीतता है कौन हारता है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें उससे लड़ाई करने में टाइम लगता है, उसको हराने में टाइम लगता है। तो हमें उसकी टेक्निक पता लग जाती है कि उसके पास क्या क्या टेक्निक है, उसकी पावर क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। सेकेंड टाइम यदि 5 दिन 10 दिन बाद में उसी आदमी से यदि हमारा सामना होता है तो हमें पता है इसकी वीकनेस क्या होती है, हम तुरंत उसको मार देते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी आ जाती है। और यही इसके अंदर प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इफेक्ट काम करता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होती है, अपने पास मेमोरी सेल्स होती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन पहले से ही होता है, तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके उसको मार दिया जाता है। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो गया। अब अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मीनिंग ये है कि मान लीजिए किसी भी पेशेंट को किडनी है, लीवर है या बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है। ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करने से पहले हम क्या क्या टेस्ट करते हैं? हम टेस्ट करते हैं टिश्यू मैचिंग, पहला मैच। दूसरा हम उसका ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, ठीक है, टिश्यू मैच करते हैं। टिश्यू मैच का मीनिंग है कि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स होता है MSC, है ना, मेजर स्टॉक कॉम्पेटिबली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, MSC मॉलिक्यूल के नाम से अपन जानते हैं। ये MSC मॉलिक्यूल्स जो होता है इसका अपन टेस्ट करते हैं। और स्पेशली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो स्पेशली उसी फैमिली मेम्बर्स के अंदर उसका जो क्लोज रिलेटिव्स होता है उससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना, रिजेक्ट नहीं करे, क्योंकि अपनी बॉडी के पास इम्यून सिस्टम होता है। आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया भी है ना, हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकग्नाइज कर सकते हैं, अपना कौन है पराया कौन है अपनी बॉडी जानती है। तो जहाँ तक हो सके कि मोस्टली जो ट्विंस होते हैं उनका यदि होता है या मदर फादर का होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक तो टिश्यू मैचिंग करते हैं अपन, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। ये दोनों यदि मैच हो जाते हैं, दोनों पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, उसके बाद में भी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, संभावना होती हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं। कौन सी? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। और कब तक देते हैं?
थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती है उसको, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली ड्रग्स, उसको रोकने वाली ड्रग्स, उसको वीक करने वाली ड्रग्स लेनी पड़ती हैं ताकि अपना इम्यून सिस्टम उस जो भी ऑर्गन अपने लिया है, किडनी लिया है, ट्रांसप्लांट करवाया है, उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। यानी लगातार उम्र भर उसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपकी किडनी काम करती रहेगी। लेकिन उसके साथ में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो वापस क्या होगा, छोटे छोटे जो इन्फेक्शंस हैं वो भी बड़े डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोनिक डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी अपन को देखने को मिलता है। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी ग्राफ्ट को, ग्राफ्ट का मतलब जो भी ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट करवाया है उसको क्या कर देती है, जब उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करती है, क्या रिकॉग्नाइज करती है, नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर देती है, तो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने में हेल्प कौन सी इम्यूनिटी के थ्रू होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे काम करती है भाई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, यानी टी लिम्फोसाइट। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में किस टाइप की इम्यूनिटी या किस टाइप की सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो टी लिम्फोसाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्राफ्ट के रिजेक्शन में। बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा, क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अपन ने बात की। स्किन की यदि अपन बात करते हैं, यदि स्किन को ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसी पर्सन के बॉडी के किसी भी पार्ट से अपन इसको स्किन को काट लेते हैं और लेबोरेटरी में उसको टिश्यू कल्चर करवा लेते हैं और उसको लगा देते हैं। लेकिन ऑर्गन के केस में ऐसा अपन नहीं कर सकते, फिर भी रिसर्च चल रही है। ठीक है, और क्या बचा अपना, एंटीबॉडी की बारे में अपन बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी है उसकी यदि अपन बात करें तो इसको अपन H2L2 मॉलिक्यूल्स भी अपन कहते हैं। H2L2 मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, देख लेते हैं अभी। इसके अंदर क्या होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती है। ये मैंने जो बनाई है ये हैवी चेन है, ये भी हैवी चेन है, ये आपकी लाइट चेन है, ये आपकी लाइट चेन है। तो H2L2 मॉलिक्यूल, इसी वजह से अपन इसको H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि 2 इसमें हैवी चेन होती हैं, 2 आपकी लाइट चेन होती है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये क्या है, प्रोटीन ही तो है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये भी ध्यान रखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये इसका एन टर्मिनल होता है, ये इसका सी टर्मिनल होता है। ऐसे इसका ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। एन का मतलब अमीनो ग्रुप होता है ना, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है CO कुछ, तो ये इसका CO, ये इसका एन टर्मिनल हो गया। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, ये दोनों चेन जो होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ब्रिज से जुड़ी हुई होती हैं। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ी हुई होती है। और भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या बताएं, ये जो साइट होती है ना, यहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड करता है, तो अपन इसको कह सकते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ये ऊपर एन टर्मिनल होता है, नीचे सी टर्मिनल होता है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से आपस में जुड़े होते हैं। H2L2 मॉलिक्यूल्स कहते हैं, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, ऊपर यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। इतनी चीज़ आपको एंटीबॉडी के बारे में पता होनी चाहिए। लास्ट चीज़ अपन बात कर लेते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। लास्ट चीज़ है अपनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का टाइप्स अपने पढ़ा है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको अपन कहते हैं GAMDE, गामडी है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, इसके बारे में स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा को, मदर का जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस करके फीटस के अंदर भी यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर करके फीटस में आ सकता है। आपका है, अपना है G इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन कंसंट्रेशन अमाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या फीचर्स याद रखना है, प्लेसेंटा को क्रॉस करना स्मॉलेस्ट है, कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये बनता है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है। तो क्रॉस करने का तो C आ गया, और इससे G याद रखना कि C और G सिमिलरिटी है, GC है ना, G क्रॉस कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं
इम्यूनोग्लोबुलिन ए की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो आपका जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उस कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है, आपका एंटीबॉडी ए होता है। ये कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, तो मदर का जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, आपका एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये इसको न्यूट्रिशन के साथ साथ में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एम के बाद में बात करें तो ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है स्ट्रक्चर के अंदर। डी के बारे में कोई स्पेशल चीज़ है नहीं, और ई के बारे में है कि ये एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एलर्जिक जो रेस्पॉन्स होता है उसके अंदर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन ई ही प्रोड्यूशन होता है। एलर्जी पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ समझा देंगे। यहाँ तक बात मेरी समझ में आई है तो अपना लगभग टॉपिक ख़त्म हुआ है। अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ ली, अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ ली, जिसमें हमने ह्यूमरल एंटीबॉडी के बारे में बात की और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात की। प्राइमरी रेस्पॉन्स पढ़ा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स पढ़ा, और एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली इसके थ्रू। अब आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी आपकी दो टाइप की हो सकती है। एक आपकी हो सकती है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकेंड आपकी हो सकती है पैसिव इम्यूनिटी। आई थिंक लेक्चर लंबा जा रहा है, बाकी इस पोर्शन को जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है और उसके बाद में जो इम्यूनाइजेशन का है, वैक्सीनेशन वाला जो टॉपिक है, उसको अपन एक लेक्चर के साथ में स्टडी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।